हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ और शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट 100 की। प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर लगातार कमजोर पड़ रही है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक हरियाणा में 24 घंटे में कोरोना के 54 नए केस सामने आए हैं। पलवल में 10, गुरुग्राम में 4, हिसार में 5 और यमुनानगर में 6 नए कोरोना मरीज मिले हैं। इसी तरह करनाल, भिवानी में भी 4 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। हरियाणा में एक दिन में कोरोना के 117 मरीज ठीक हुए हैं। हालांकि कोरोना की वजह से 10 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। प्रदेश में कोरोना के अब तक 7,68,957 संक्रमितों की पुष्टि हो चुकी है, जबकि इलाज के बाद 7,58,348 मरीज ठीक हो चुके हैं, जिसके बाद कोरोना रिकवरी रेट 98.62% पहुंच चुका है। सोमवार दिल्ली NCR में एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.7 मापी गई। भूकंप की तीव्रता कम होने की वजह से कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। तीन 3.7 तीव्रता वाले भूकंप का केंद्र झज्जर में था। भूकंप के झटके की वजह से लोग भयभीत हो गए। इस दौरान लोग बिल्डिंग से बाहर जाते दिखाई दिए। झज्जर के अलावा रोहतक में भूकंप के झटके महसूस किए गए। बताया जा रहा है कि भूकंप के झटके के बाद यहां भी लोग अपने घरों से बाहर निकले। दिल्ली में आज फिर कांग्रेस विधायकों की बैठक होगी। बैठक के लिए प्रदेश कांग्रेस के विधायक KC वेणुगोपाल से मुलाकात करेंगे। इससे पहले सोमवार को भी हरियाणा कांग्रेस के विधायकों ने KC वेणुगोपाल से मुलाकात की थी। इस दौरान हरियाणा में संगठन विस्तार को लेकर चर्चा की गई थी। OP चौटाला ने चुनाव आयोग में चुनाव लड़ने की अनुमति देने को लेकर दायर की गई याचिका 6 साल तक चुनाव न लड़ने की अवधि कम करने की मांग। JBT घोटाला मामले में सजा पूरी कर चुके हैं OP चौटाला। पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की जेल से रिहाई के बाद अब इनेलो ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए अलग अलग जिलों में कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग कर संगठन मजबूती पर लगी हुई है। इसी क्रम में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी ने सोनीपत जिला स्तर पर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की। मीटिंग के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। नफे सिंह ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा विपक्ष के नेता हैं, लेकिन वो डरे हुए हैं और उनको डर ये सता रहा है कि कहीं मानेसर भूमि घोटाला और कई तरह के घोटाले जो उनके माध्यम से हुए हैं वो उजागर ना हो। यमुनानगर पहुंचे कुरुक्षेत्र के सांसद नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सैनी ने कहा कि आज हरियाणा कांग्रेस की स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस के पास अपना झंडा भी नहीं है। वहीं हुड्डा और शैलजा के बीच चल रही तनातनी पर भी सैनी ने चुटकी ली है। सैनी ने कहा कि कांग्रेस शुरू से ही दलित विरोधी रही है। पहले अशोक तंवर को अपमानित कर पार्टी से निकाला और अब कुमारी शैलजा की तरफ इशारा है। वहीं किसान आंदोलन पर बोलते हुए कहा कि कृषि मंत्री आधी रात को भी किसानों से बातचीत के लिए तैयार है। बता दें कि सांसद नायब सैनी जिले में रोड सेफ्टी की मीटिंग लेने पहुंचे थे। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। इसी कड़ी में किसान आज सिरसा में धिक्कार रैली करने जा रहे हैं। इस रैली के दौरान किसान कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग करेंगे। धिक्कार रैली में हजारों की संख्या में किसानों के पहुंचने की संभावना है, जिसके बाद किसी अप्रिय घटना से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन सतर्क है। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर पिछले कई महीनों से धरने पर बैठे किसानों ने अब संसद का घेराव की तैयारी कर ली है। किसानों ने तय किया है कि वो संसद के मानसून सत्र के दौरान दिल्ली कूच करेंगे। टिकरी बॉर्डर पर किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने बताया कि 22 जुलाई से रोजाना 200 किसानों का जत्था संसद घेराव के लिए रवाना होगा। इसमें सभी किसान संगठनों से 5-5 किसान रोजाना दिल्ली जाएंगे। वहीं इससे पहले 17 जुलाई को किसान विपक्षी दलों को चेतावनी पत्र देकर कृषि कानूनों का मुद्दा संसद में उठाने की मांग करेंगे। वहीं देश भर में लगातार बढ़ रही महंगाई के मुद्दे पर भी किसानों ने 8 जुलाई को पूरे देश में प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। मंगलवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक किसान महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले हैं।
पंचकुला में किसान नेता गुरनाम सिंह चरूनी की अध्यक्षता में किसान मंडल ने उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के एमडी के साथ बैठक की। इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। जानकारी देते हुए गुरनाम सिंह चरूनी ने बताया कि खेत में बिजली के टावर लगाए जाने पर मिलने वाले मुआवजे को लेकर एमडी से चर्चा की गई, जिसमें एमडी ने कहा कि उन्होंने सरकार को फाइल भेजी है जिसका इंतजार किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि गर्मी के चलते 1 घंटा ज्यादा बिजली देने की मांग भी की गई है। प्रदेश में बिजली संकट पर बिजली विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास का बयान सामने आया है। पीके दास ने कहा कि हरियाणा में बिजली की कोई कमी नहीं है। पीके दास ने कहा कि जो पावर कट लग रहे हैं या बिजली की आपूर्ति बाधित हुई है वो सिर्फ मेंटेनेंस के कार्यों की वजह से ही रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा के पास जरूरत के मुताबिक बिजली उपलब्ध है और 2 दिन पहले ही हरियाणा में अब तक की सबसे ज्यादा 2550 करोड़ यूनिट बिजली की आपूर्ति की गई। बल्लभगढ़ के हरिविहार स्थित सरकारी डिस्पेंसरी में सोमवार को वैक्सीन न होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। दरअसल सुबह 10 बजे से वैक्सीनेशन के लिए डिस्पेंसरी में भारी भीड़ देखने को मिली, लेकिन वैक्सीन का शेड्यूल न होने के चलते यहां वैक्सीन नहीं आए, जिसके चलते लोगों को निराश ही वापस लौटना पड़ा। लोगों का कहना है कि वो अपने जरूरी काम छोड़कर वैक्सीनेशन के लिए पहुंचे हैं, लेकिन डॉक्टर उन्हें कोई संतोषजनक जवाब भी नहीं दे रहे हैं। कृषि मंत्री जेपी दलाल लोहारू के सिवानी में झींगा मछली परीक्षण कैंप में पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों को संबोधित किया और झींगा मछली फार्म हाउस और विकास कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान कृषि मंत्री ने किसानों की समस्याओं को सुना। कृषि मंत्री ने कहा कि हल्के के गरवा गांव में प्रदेश का सबसे बड़ा झींगा मछली एक्सीलेंट सेंटर बनेगा, जिसकी लागत करीब 25 करोड़ रुपए आएगी। मंत्री ने कहा कि मछली पालन में रोजगार की कई संभावनाएं हैं। मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई कदम उठा रही है। जेपी दलाल ने बताया कि प्रदेश में गैर कृषि क्षेत्र भूमि पर मत्स्य पालन से जुड़ी परियोजनाओं को शुरू किया जाएगा, जिससे बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ा जाए। साथ ही मत्स्य पालक का किसानों की आमदनी साल 2022 तक दोगुनी की जा सके। भिवानी में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि बॉर्डर पर किसानों के नाम पर राजनीति करने वाले बैठे हुए हैं। पंचकुला की विशेष सीबीआई कोर्ट में सोमवार को एजेएल प्लॉट आवंटन मामले में सुनवाई हुई। मामले की अगली सुनवाई 15 जुलाई तय की गई है। हाल के गर्मी सीजन के दौरान हरियाणा में अब तक सबसे ज्यादा बिजली खपत और लोड का रिकॉर्ड टूटा, जिसके चलते हरियाणा बिजली वितरण निगम ने ऊर्जा खपत और पीक लोड को कम करने के लिए सुपर एनर्जी एफिशिएंट स्लिप इन्वर्टर एसी योजना शुरू की है, जिसके तहत उपभोक्ता 1.5 टन का ऊर्जा बचत वाला नया एसी लगाकर या पुराने एसी को बदलकर अपने बिजली बिल को कम कर सकते हैं, जिसके लिए बिजली विभाग उपभोक्ता को सब्सिडी देगा। इस योजना के लिए बिजली विभाग की ओर से डेक्कन ब्लू स्टार वोल्टास के साथ करार किया गया है। उपभोक्ता भी सरकार की इस योजना की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि इससे हमारे पैसों की काफी बचत होगी। सोनीपत के राजकीय उच्च विद्यालय गांव जाहरी के कला अध्यापक नरेश आकाश को अपने जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल हुई। सरकारी स्कूल में बतौर टीचर रहते हुए उनको वर्ल्ड बुक ऑफ अवार्ड से नवाजा गया है। झज्जर के गांव ढाकला में मेरा पानी मेरी विरासत योजना का असर दिख रहा है। दरअसल घटते भूजल स्तर को देखते हुए ग्रामीणों ने फैसला लिया है कि गांव में धान की फसल की रोपाई इस बार नहीं की जाएगी। हालांकि ग्रामीणों का कहना है कि एक किसान है जो अभी भी धान की रोपाई करने की जिद पर अड़ा हुआ है। जब ग्रामीण उसे समझाने के लिए उसके खेत में गए तो किसान ने ग्रामीणों पर ही ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की। इधर बरनाला रोड स्थित चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के समक्ष सोमवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े छात्रों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी छात्रों की मांग है कि विश्वविद्यालय में परीक्षाएं डेट शीट जारी होने के 1 महीने बाद ली जाएं, ताकि विद्यार्थियों को तैयारी करने का मौका मिल सके।
इसी के साथ परीक्षाओं में अटेम्प्ट एनी 5 का ऑप्शन और ऑनलाइन और ऑफलाइन परीक्षाएं लेने की मांग भी की गई है। आपको बता दें कि अपनी इन्हीं मांगों को लेकर प्रदर्शनकारी छात्र पहले भी विश्वविद्यालय के कुलपति को मांग पत्र सौंप चुके हैं। कैथल में पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में आरएसएस की शाखा भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री के प्रति अपनी नाराजगी भी जाहिर की है। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे खेती करना महंगा होता जा रहा है, लेकिन सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही। भारतीय किसान संघ ने बहादुरगढ़ में शहीद स्मारक के बाहर इनेलो के युवा कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। ये धरना शहीद स्मारक के अधूरे निर्माण के बावजूद उद्घाटन करने के खिलाफ था। इनेलो नेता कपूर सिंह राठी की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने दिया धरना और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस दौरान इनेलो के युवा कार्यकर्ताओं ने अधूरे पड़े काम को पूरा करने के लिए सरकार को 26 जुलाई तक का अल्टीमेटम दिया है। साथ ही स्मारक पर शहीदों के नाम पता जल्द से जल्द अंकित कराने की मांग की गई है। मांग पूरी न होने पर शहीद स्मारक के बाहर युवा इनेलो ने प्रदर्शन की चेतावनी दी है। अंबाला के गांव खतौली में दूध की डेयरियों के संचालकों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दरअसल नगर निगम की ओर से दूध की डेयरियों को गांव खतौली में शिफ्ट किया गया था, जहां पर डेयरी संचालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान डेयरी संचालकों ने कहा कि शहर की स्वच्छता के नाम पर डेयरी को खतौली शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन वहां पर ना तो कोई सुविधाएं हैं और ना ही सुरक्षा। शिकायतें करने पर भी नगर निगम के अधिकारी कोई सुनवाई नहीं करते। गोहाना के मोड़ चौक पर स्कूटी सवारों की पुलिस के साथ बदतमीजी करने का मामला सामने आया है। दरअसल तीनों युवक नशे में स्कूटी चला रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो युवकों ने पुलिस वालों के साथ गाली गलौज शुरू कर दी। पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर दिया, जबकि 2 मौके से फरार हो गए। पुलिस ने स्कूटी को इंपाउंड कर 28,000 रुपए का चालान कर दिया है। गोहाना के शामडी गांव के रहने वाले युवक भूपेंद्र का ऑस्ट्रेलिया में 4 साल का वीजा लगवाने और स्थायी नागरिकता दिलवाने के नाम पर 67 लाख रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। मुंडलाना थाना पुलिस ने पीड़ित युवक की शिकायत पर 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। सिरसा में फर्जी तरीके से दिव्यांग पेंशन बनाने का धंधा पिछले 6 महीने से चल रहा था। हैरानी की बात यह है कि इन फर्जी दस्तावेज के आधार पर समाज कल्याण विभाग भी आंखें मूंदकर पेंशन बनाने का काम कर रहा है। खुलासा होने पर अब तक 5 ऐसे केस सामने आ गए हैं जो फर्जी तरीके से अपात्र होते हुए दिव्यांगों के खाते में पेंशन ले रहे थे। जब मामला सीएम फ्लाइंग तक पहुंचा तो विभाग की आंखें खुली। विभाग और सीएम फ्लाइंग की टीम ने अपने अपने स्तर पर विकलांग पेंशन के साथ लगे प्रमाण पत्रों की जांच की। नागरिक अस्पताल के सीएमओ ने बताया कि ये सारे पत्र फर्जी हैं। रविवार को लापता हुई यमुनानगर के औरंगाबाद निवासी अजय का शव पश्चिमी यमुना नहर से मिला है। रात भर की तलाशी के बाद युवक का शव बरामद हुआ। वहीं युवक के परिजनों ने हंगामा खड़ा कर आरोप लगाया कि अजय के साथ उसके 4 दोस्त पी गए थे और उनकी वजह से ही उसकी मौत हुई है। हंगामा बढ़ता देख डीएसपी हेडक्वार्टर मौके पर पहुंचे और परिजनों को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया और शांत करवाया। परिजनों के बयान पर धारा 306 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। यमुनानगर के पुराना हमीदा में कुछ बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया। कुछ बदमाश युवकों ने यहां पर गली में खड़ी कार में तोड़फोड़ की और लोगों के घरों में ईंट पत्थर फेंके। युवकों की सारी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। में तोड़फोड़ के बाद युवक फरार हो गए। सीसीटीवी में देखा जा सकता है कि 3 युवक हाथ में डंडा लेकर पैदल आते दिख रहे हैं। वारदात को अंजाम देने के बाद तीनों भाग जाते हैं। शिकायत मिलने के बाद पुलिस जांच में जुटी है। गूला चीका में बीजेपी नेताओं पर हमले के मामले में 3 दर्जन अज्ञात लोगों पर केस दर्ज। बीजेपी के पूर्व हल्का नेता ने दी शिकायत। विपक्षी पार्टियों और शरारती तत्वों पर लगाया आरोप। इधर फतेहाबाद में विजिलेंस की टीम ने भट्टू कला थाने में तैनात एक सब इंस्पेक्टर को 4,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।
आरोपी सब इंस्पेक्टर जीतराम ने मंदोरी निवासी सहदेव नामक व्यक्ति से उसकी गाड़ी छुड़वाने के एवज में 7,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। इससे पहले आरोपी एसआई पीड़ित से 3,000 रुपए ले चुका था। सोमवार को बचे हुए 4,000 रुपए लेने के दौरान विजिलेंस टीम ने सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर लिया। सीआईए ने नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाकर 5 करोड़ कमाने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर 48 लाख रुपए बरामद किए हैं। एसपी शशांक कुमार सावन ने बताया कि मोहम्मद शहवार ने हैदराबाद स्थित रेमडेसिविर बनाने वाली मूल कंपनी हेट्रोजेट को 30,000 इंजेक्शन का ऑर्डर दिया, जो कि रिजेक्ट कर दिया गया था, जिसके बाद उसने फर्जीवाड़े का प्लान बनाया। उसने पंचकुला स्थित सनवेट फार्मा कंपनी को बुखार में दी जाने वाली एंटीबायोटिक पेप्रोटेजो के 30,000 इंजेक्शन का ऑर्डर दिया, जिसमें से 12,000 इंजेक्शन मिले। ये इंजेक्शन मिलने के बाद इनके स्टिकर निकालकर हेट्रोजेट कंपनी के स्टिकर और रैपर छपवाए और इंजेक्शन पर चिपकाकर रेमडेसिविर के नाम पर बेचा। किसान का धान का सीजन चला हुआ है। इस सीजन के दौरान किसानों के साथ दुर्घटनाओं की कई खबरें सामने आ रही हैं। ऐसा ही एक मामला करनाल के मलिकपुर गांव से सामने आया, जहां पर 30 वर्षीय किसान की खेत में करंट लगने से मौत हो गई। सिरसा के बेगू गांव में रविवार को निर्माणाधीन मकान की शटरिंग गिर गई। इस दौरान मलबे के नीचे एक मजदूर दब गया, जिसे ग्रामीणों ने मलबा हटाकर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन मजदूर की रास्ते में ही मौत हो गई। सूचना मिलने के 2 घंटे बाद भी पुलिस नहीं पहुंची, जिससे गुस्साए ग्रामीणों ने इकट्ठा होकर निर्माणाधीन मकान मालिक और ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि ठेकेदार की लापरवाही से लेंटर के लिए लगाई गई शटरिंग गिर गई। हादसे के बाद से मकान मालिक और ठेकेदार दोनों गायब हैं। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज किया। रोहतक के गांव खरेटी में रविवार रात बदमाशों ने गांव के पूर्व सरपंच पर फायरिंग कर दी। फायरिंग कर बदमाश मौके से फरार हो गए। गनीमत रही कि फायरिंग में पूर्व सरपंच बाल बाल बच गए। पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। आपको बता दें कि करीब 5 महीने पहले गांव लाखन माजरा के पूर्व सरपंच पर बदमाशों ने ताबड़तोड़ 20 राउंड फायरिंग की थी, जिसको लेकर एक पंचायत का आयोजन भी किया गया था, जिसमें खनेटी गांव के पूर्व सरपंच ने बदमाशों को पकड़ने के खिलाफ अपनी बात रखी थी, जिसका बदला लेने के लिए बदमाशों ने रविवार रात खनेटी गांव के पूर्व सरपंच पर फायरिंग कर दी। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। अंबाला कैंट करधान में सामुदायिक केंद्र के पास देर रात आग लग गई। आग लगने की सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने लगभग 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस दौरान आग लगने में सीवरेज के पाइप जलकर राख हो गए। फिलहाल आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हुआ। सीवरेज साइट इंजीनियर ने बताया कि आग में 500 के करीब पाइप और 1,000 के करीब सॉकेट जल गए हैं। बावल से खिलाड़ी टेकचंद ने अपनी दिव्यांगता को मात देकर पैरालंपिक तक का सफर तय किया है। पैरा खिलाड़ी टेकचंद का आगामी 24 अगस्त से 5 सितंबर तक टोक्यो में होने वाले पैरालंपिक के F54 वर्ग के जेवलिन थ्रो के लिए चयन हुआ है। टेकचंद को मिली सफलता के बाद उन्हें देश और प्रदेश के साथ शासन और प्रशासन की ओर से बधाइयां भी मिल रही हैं। टेकचंद कहते हैं कि अपनी शारीरिक अक्षमता को कमजोरी नहीं बनने देना ही उपलब्धियों का आधार है। सोनीपत के गांव नाहरी के एक साधारण किसान परिवार में जन्मे असाधारण पहलवान रवि दहिया अब ओलंपिक में अपना दमखम दिखाने के लिए टोक्यो जाएंगे। पहलवान रवि दहिया का टोक्यो ओलंपिक जाने के लिए टिकट कट गया है। रवि दहिया की इस उपलब्धि पर गांव नाहरी में खुशी का माहौल। रवि के परिवार को उम्मीद है कि उनका बेटा प्रदेश के साथ साथ देश का भी नाम रोशन करेगा और देश के लिए पदक लेकर आएगा। रवि दहिया के पिता महज 1 एकड़ जमीन के मालिक हैं। वे इसी में खेती कर अपने परिवार का गुजारा करते हैं। टोक्यो ओलंपिक के लिए हरियाणा में 29 खिलाड़ियों ने क्वालिफाई किया है। रोहतक जिले से कुश्ती में सीमा बिस्ला जैसी महिला पहलवान ने भी 50 किलोग्राम में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है।
सीमा को 12-13 साल की उम्र में ही कुश्ती के लिए अखाड़े में छोड़ दिया गया था। सीमा ने अपनी मेहनत और संघर्ष से कुश्ती में अपने जिले, प्रदेश का, देश का नाम रोशन किया है। मोदी कैबिनेट विस्तार पर चर्चा के लिए होने वाली बैठक रद्द कर दी गई है। ये बैठक पीएम मोदी के आवास पर होने वाली थी। आपको बता दें कि मोदी कैबिनेट विस्तार से पहले पीएम मोदी के घर पर आज शाम बड़ी बैठक होनी थी, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण